मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके बीच में प्रदेश में आज किस किस्म के हालात हैं, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और उसके साथ साथ 25 तारीख को जो सम्मान दिवस चौधरी देवलाल के जन्मदिन को मना रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण दिया। अगर मैं उन सब बातों को दोहराऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। साथियों, नव माजरा साहब पिछले 1 वर्ष से लगातार प्रदेश के अंदर नए सिरे से प्रदेश पार्टी के संगठन को मजबूत संगठन खड़ा किया जाए, संगठन को बूथ के स्तर तक ले जाया जाए। इसके लिए अनेक गांव में गए, शहर और कस्बे में नहीं, सिर्फ गांव और शहर और कस्बे में लोगों से मिल रहे थे तो लोग एक चर्चा कर रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2019 में सत्ता से पार कर दिया है। बता रहे थे कि जो 75 पार का नारा दे रहे थे उनको 40 पे रोक दिया गया, लेकिन बदकिस्मती थी हमारी कि कुछ ऐसे लोग चुन करके आगे थे जो बातें तो कुछ और कहते थे, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जब 10 सीटों पे काबिज हो गए तो फिर चौधरी देवलाल की नीतियों की बात करने वाले लोग चौधरी देवलाल की नीतियों को गिरवी रख करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठे। आपको याद होगा जब ये जननायक जनता पार्टी बनी थी तो दुष्यंत बारी बारी एक ही बात कहता था कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ दिया नहीं, हम आपके पास आए, आप आशीर्वाद दो ताकि हम चौधरी देवलाल की नीति को आगे बढ़ा सकें। लोगों ने कहीं उनकी बात में विश्वास किया, भरोसा किया, आशीर्वाद दिया और बहुत जोर से एक बात कहते थे कि जो 75 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी है इसको जमुना पार कर देगी। जमुना पार की बात करते थे, नहीं करते थे। 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में जीत गए, 10 में से एक शाहबाद में थी, यहां से काड़ा जीत के गया था। जीतने के बाद जहां बीजेपी के खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई और वो ऐसी सरकार बनी जिसने लगातार 5 वर्ष तक प्रदेश के अंदर दोनों हाथों से लूटने का काम किया। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद धान की खरीद हुई थी और जब धान की खरीद सरकार कर रही थी तो 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम के ऊपर आपको शाहबाद के देवी मंदिर धर्मशाला में सबसे पहले धान घोटाला हुआ था। मैंने जब विधानसभा में उस धान घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछा कि किस तरह से किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है मंडी में आज, तो मुख्यमंत्री ने मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2 मेंबर की कमेटी बनाई कि आप मंडी में जाओ और मंडी से जाकर के जानकारी लो कि कितना पैसा किसान की जेब से निकाला जाए। मैं अम्बाड़ा की मंडी में गया, अम्बाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र की मंडी में गया, कुरुक्षेत्र से करनाल की मंडी में गया, आगे पानीपत की मंडी में भी गया। मंडियों में किसानों से मिला और किसानों ने मुझे एक फॉर्म दिखाई, इस पर लिखा हुआ था 250 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से आपको नगद दे दिया गया। ऐसे पर्चे करते थे कि नहीं करते थे बीजेपी के करते थे ना ये पर्चे। वो पैसे आपको देने के बजाय उस पर नगद लिख करके सत्ता में बैठे लोग खाए जाते। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि किस खाते में जा रहे हैं ये बता दें। ये मिनरल
मिल मालिक के खाते में जा रहे हैं, या जो एजेंसी खरीद कर ये उसके खाते में जा रहे हैं, या आड़तिये के खाते में जा रहे हैं, या फिर ये कोई तुम्हारे खजाने में आ रहे हैं। कहने लगा इंक्वायरी कराऊंगा। आज 5-6 सालों में कोई इंक्वायरी की, हजारों करोड़ का घोटाला था। सत्ता में बैठे लोग उस पैसे को खा गए। उसके बाद लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आ गया, फिर शराब घोटाला हुआ। शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, और उस रजिस्ट्री घोटाले के बाद साथियों सरकारी दवाइयों की खरीद हुई कोरोना काल के दौरान। 450 करोड़ रुपए बिल काट दिए गए। एक पैसा जो है एक दवाई की, कोई छोटी मोटी दवाई नहीं खरीदने के बजाय बिल काट करके 450 करोड़ रुपए खा दिए। पेपर लीक घोटाला हुआ। ऐसे अनेक घोटाले थे जिससे लोग तंग थे, परेशान थे। लोगों ने मन बनाया था कि इनको सरकार से बात करें, और खास करके जेजेपी से इस बात को लेकर के गुस्से में थे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, कहीं ना कहीं बेईमान हुए, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इनको सबक जरूर सिखाएंगे। आपने उनको तो सबक सिखा दिया, उनकी तो रान काट दी। कटनी की नहीं कटनी नाम, कोई है नाम लेने वाला के? कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब तो रीले बढ़ाते हैं, मोबाइल पे चढ़ाते हैं, इसमें भाई कोई काम नहीं करता। तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे ले जाने की बात करते थे, तो चौधरी देवीलाल के नाम पे राजनीति करते थे। चौधरी देवीलाल की जयंती भी नहीं बना सकते। जहां इनको सबक सिखा दिया, वही मैंने लोगों से पूछा कि तीसरी बार सरकार कैसे बनी बीजेपी, इसके लिए कौन दोषी है, किसने बढ़वाई है? आम आदमी की जबान पे एक ही बात, तुम बताओ किसने बढ़वाई? भुट्टा ने बढ़वा दी। ये बात पूरे हरियाणा में किसी गांव में चले जाओ, बस अड्डे पे चले जाओ, आप कचहरी में चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आप किसी दुकान पर सामान खरीदते जाओ, हर आदमी की जबान पे एक ही बात है, बाप बेटा ने नाश कर दिया। ये नहीं कहते सरकार बना दी, कहते नाश कर दिया। कहते नहीं कहते ये नाश कैसे किया, कैसे तीसरी बार सरकार बनाई, इस बात की जानकारी भी है नहीं है? तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे सरकार बनाई, कैसे मदद करी बीजेपी। लोगों की इच्छा तो थी कि सरकार बने, कांग्रेस का राज है। हमें लोग कहते थे, जब हम लोगों के बीच में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गए, जुड़ने बहुत आते थे, हमारी बात पे विश्वास करते थे, लेकिन आखिर में एक ही बात करते थे, कहते मन बहुत है आपको वोट दे, आपके साथ जुड़े, लेकिन अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना। आप तो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी जो है वो षड्यंत्र के तहत बीजेपी को सत्ता सौंप रही थी। उदाहरण आपके सामने बताता हूं। चुनाव से 15 दिन पहले प्रदेश के अंदर ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? बड़े बड़े जो बिल्डर थे, जिनको लाइसेंस हुड्डा की सरकार में मिले थे, उनकी यहाँ रेड मारी गई, और रेड मार करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, पर्चा दर्ज हो गया। उसको पकड़ने की बजाय बीजेपी के नेताओं से संपर्क करें, इसके लिए उस पर दबाव बना दिया। हुड्डा सीधा दिल्ली गया, भाजपा के नेताओं से मिला, और उनसे मिलकर के कहने लगा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना
तो सबसे पहले जो 30 एमएलए तेरे सिटी है इनको टिकट दिलवा दी। वो 30 एमएलए को टिकट इसलिए दिलवाने की बात कह रहे थे कि चुनाव से पहले जो सर्वे हुआ था, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है और हमेशा जब चुनाव होता है तो टिकटों में बदलाव करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको पहली बार सरपंच बना दे उसी को अगली बार सरपंच बनाए। हो सकता है पहली बार जिसको सरपंच बना दे, मेंबर बना दे, वो ठीक काम नहीं करेगा तो अगली बार बदल देते, वो नहीं बदल देते, उसको बदल देते। इसी तरह एमएलए का होता है। यहाँ एमएलए शाहबाद में आपने पता नहीं कितने लोगों को बनाया, हर बार तो उनको नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया उनको हर बार कि वो लोगों के बीच में अपनी जो उनको जिम्मेवारी सौंपी थी उसको निभा नहीं पा रहे। इसलिए लोगों ने ये मन बना दिया था कि अब इसको दोबारा नहीं बनाएंगे। उन 30 में से 16 कांग्रेस के ऐसे एमएलए थे साथियों जिन्हें लोग नापसंद करते थे, जिन्हें बदलना चाहते थे। ये कहते थे कि अगर इनको टिकट मिल गई तो हम वोट नहीं डालेंगे। और सर्वे में ये भी आया कि अगर ये 16 जो चेहरे हैं जो हारने वाले हैं इनकी जगह नए चेहरे दे दिए गए तो फिर हम वोट दे देंगे, 30 की 30 सीटें कांग्रेस को जिता देंगे। बीजेपी वालों ने कहा कि पहले 30 के 30 डिक्लेयर करा दें। हुड्डा गया हाईकमांड के पास, राहुल गांधी के पास, और जाकर के राहुल गांधी से कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है अगर हम 30 के 30 को टिकट दोबारा नहीं देंगे तो इसमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे, और अगर भागे किसी अन्य राजनीतिक दल में चले गए तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा कि जिस कांग्रेस की सरकार बन रही थी उसमें भगदड़ मछली है। इसलिए राहुल गांधी को प्रेशर में लेकर के 30 की 30 सीटें डिक्लेयर करा। वो 30 की 30 जिस दिन डिक्लेयर हुई उसी दिन बीजेपी ने कह दिया कि अब हमें चिंता नहीं, हमारी सरकार बन जाएगी। उसी दिन ये बात तय होनी थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 30 तो वो 16 तो वो टिकटें देती जो हारने वाले, अब 9 और ऐसे लोगों को टिकट दी जिनके सामने हुड्डा ने अपने ही लोगों को बागी बना करके खड़ा कर दिया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, उजाड़ा हल्का जो है वहां आम आवाज थी कि विजेंद्र चुनाव जीते। ये बात ठीक नहीं थी, इसलिए जीतने की बात थी उसकी। ये बात 56% जाट वोट था और अकेला वो कैंडिडेट था कांग्रेस का। उसके सामने 3 कैंडिडेट खड़े किए, एक गोगरी कोटा खड़ा कर दिया, एक उजाड़ा से जो चेयरमैन था उसको खड़ा कर दिया और एक तीसरा और खड़ा किया और सडील नाम का 3 खड़े कर दिए। नतीजा ये निकला वो तीनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी थे जिनको हुड्डा कहता था तुम्हें चुनाव ना। तीनों इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, बागी बता दिए गए और तीनों को हुड्डा ने ये कहा कि तुम चुनाव लड़ो, मेरा राज बनेगा। तुम अगर हार भी जाओगे तो भी तुम्हें एमएलए से बड़ा पद देकर के तुम्हारी ताकत बढ़ा दूंगा। उन तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 से ज्यादा वोट ले गए, विजेंद्र 35 वोट से आ गया। इस तरह से 2 उम्मीदवार फिर रहे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनी। इसके लिए पूर्ण रूप से कोई जिम्मेवार है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। साथियों 2 साल लगातार हुड्डा और उसके बेटे ने प्रदेश में जगह जगह पे जाकर के जहां एक हल्के में 15-15, 20-20 कैंडिडेट बना दिए, जहां बागियों की लाइन लगा दी, वही एक प्रचार करता था कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है वोट काटू पार्टी। ये कहता था ये बीजेपी की बी टीम है। तो पता लग गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है? पता लग गया नहीं लग गया? अब पता लग गया कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हम वोट काटू नहीं है,
ये तुम्हारे सोचने की बात है। इस देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज था। इमरजेंसी के बाद चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की राह काट दी थी, इतनी काट दी थी। हमने एक बार नहीं 4 बार, पहले 77 में हराया कांग्रेस को और 77 के बाद 87, 90 में से 85 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया था कि किया था जी। और उसके बाद 99 में जब बंसीलाल की गवर्नमेंट कांग्रेस की सपोर्ट से चल रही थी, उसको भी सत्ता से बाहर किया। तब 2000 में फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर किया। कांग्रेस को डर सिर्फ इस बात का था कि अगर लोकदल का कार्यकर्ता इकट्ठा हो गया, अगर इसने फिर से सिर जोड़ दिया, तो फिर कांग्रेस को पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश से खत्म कर देगा। इसलिए बारी बारी से वो यही बात करते रहे जगह जगह पे, ये वोट काटने वाले, हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो राम काटने वाले हैं। जिसने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है, उसकी राम काटनी चाहते हो, नहीं काटनी चाहते। हमने 24 तारीख को पिछली को मीटिंग बुलाई थी स्टेट बॉडी की, और उसमें सारे जिलों के हमारे पदाधिकारी आए हुए। मैंने उनसे पूछा था कि बताओ आपके बाद चौधरी साहब का जन्मदिन कहाँ मनाया था। तो रोहतक की हमारी जो यूनिट थी, जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो आगे आकर के खड़े हो गए और कहने लगे उनकी बात रोहतक में मनाए। मैंने कहा रोहतक में क्या खास बात है? बोले बाबू बिरला ने जहां हरियाणा प्रदेश का नाश किया, जहां चौधरी के नाम के ऊपर भड़काया लोगों, जहां कहीं ना कहीं हमारा नुकसान किया, हम वही इसकी राह काटना चाहते हैं। हम रोहतक में इसको सबक देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ ने फैसला किया कि रोहतक में बनाएंगे। रोहतक में राम काटने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? आओगे रोहतक में। बीजेपी से लोग दुखी है, परेशान है। बीजेपी की हालत बहुत खराब है। खराब इसलिए होगी, ये जो सैनी है, जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, ये मान के चलो लोगों के द्वारा चुना हुआ चीफ मिनिस्टर हो, ये थोपा हुआ है, तो डम्मी है नहीं है डम्मी। अगर डम्मी ना होता तो ये कल सरसा गया था, और सरसा में जाकर के क्या लगा, मेरे को वैसे डम्मी कहता है, मेरे साथ तो 48 MLA, अवैसी तो अपनी सीट नहीं बचा पाया। अब ऐसे चुनाव आ रहा, उसके पीछे भी बीजेपी थी। वहां पे जो मेरे सामने कांग्रेस का उम्मीदवार था, बीजेपी वालों ने कमजोर आदमी को खड़ा कर दिया। खड़ा करके कमजोर को बीजेपी ने कांग्रेस की मदद कर दी। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी वहां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। मेरे को तो पिछले चुनाव से 6000 वोट फिर लोगों ने ज्यादा दिए। अगर बीजेपी अपना वोट ले लेती तो मैं फिर विधानसभा में बोल जाता। इनको मेरा डर था विधानसभा में, कांग्रेसियों को भी और बीजेपी वालों को, कि अगर ये विधानसभा में आ गया था तो हमारी छाती में बैठ करके भूल गए। सही बताओ, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में इनको एक को भी लड़कने नहीं दिया था। जो भी मैं फालतू बोलता था ना, उसका प्लान निकाल देता था, सही करा। इन्होंने मुझे तो हरियाणा कराने के लिए षड्यंत्र कर दिया, लेकिन 2 ऐसे जुड़ करके गए जो की बात फिर इनकी तसल्ली बिठाएंगे। आज बीजेपी से लोग परेशान हैं, इसलिए परेशान है साथियों। बाजरा जी आपको बता रहे थे बेरोजगारी बढ़ गई, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। ये तो सरकारी आंकड़े हैं 13 लाख, तो इसका मतलब 13 लाख तो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है ही है ना। उसके अलावा जिन्होंने ये पेपर पहले पास कर रखे हैं वो भी बेरोजगार है कि नहीं है? तो ये संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा है। प्रदेश आज बेरोजगारी में सबसे ऊपर चला गया, पहले नंबर पे। इसलिए हमारे बच्चे जो है विदेश भाग रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, माँ बाप को मजबूर कर रहे हैं। वो कोई राजी खुशी नहीं जा रहे, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए उनको जाने को मजबूर होना पड़ता है। जहां बेरोजगारी बढ़ गई
वही साथियों महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था का तो दिवाला पड़ गया। मैंने पूरे प्रदेश में पहले तो 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी और अब फिर 1 साल से लगातार प्रदेश के अलग अलग गांव शहर कस्बों में जाकर के संगठन को खड़ा कर रहे हैं। मैंने पहली दफा देखा है कि गांव के अंदर भी लोगों ने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। आपके गांव में भी लग रहे हैं, नहीं लग रहे कैमरे? वो कैमरे इसलिए लगा दिए कि सत्ता में बैठे लोगों ने ऐसे लोगों को संरक्षण दे दिया जो रोजाना फिरौतियां मांगते हैं, जो रोजाना बलात्कार करते हैं, जो रोजाना कहीं ना कहीं बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, रोज टेलीफोन करके धमकियां देते हैं, कितना पैसा दे दे, नहीं देगा तो तेरे बच्चे को उठा ले जाएंगे, तुझे गोलियों से भून देंगे। ये जो इलाका सबसे शांत था, अंबाड़ी का, यमुनानगर का, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, आज सबसे ज्यादा दहशत में अगर लोग कहीं रहते हैं 3-4-5 जिलों में रहते हो नहीं रहते। अब तो किसी के घर में शाम को 6 बजे के बाद रिश्तेदार आके भी इकट्ठी हो जाते हैं तो गेट नहीं खोलता। पहले सीसीटीवी कैमरे पे देखता है कौन आया, जब तसल्ली हो जाती है तब गेट खोल करके अंदर बुलाते हैं। ये कहते हैं कि हमने प्रदेश का विकास किया, विकास नहीं किया, इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। इसके बीजेपी से लोग खपा है, दुखी है, परेशान है। बीजेपी को तो सत्ता से पार देखना चाहते हैं, जहां बीजेपी को सत्ता से पार करना चाहते हैं वही कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करना चाहते हैं। अब तो लोगों का एक मन बढ़ रहा है कि धीरे धीरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौधरी देवराज जी को फिरा दे। आने वाले समय में फिर अपनी सरकार बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो? जब से तो 25 तारीख पाओ और 25 को आकर के पूरे देश को एक संदेश दे दो कि अब की बात हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, कोई भी रोक सकता। आप सबको मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।